कि जब प्रताप ने अपना इतना पूरा जीवन अपने कुछ एथिकल वैल्यू के लिए, मेवाड़ की मान मर्यादा के लिए दे दी है जी। तो मुझे तो उस महामना के सत्य को स्थापित करने के लिए कुछ समय अगर देना है तो मुझे देना चाहिए। और यहाँ से मैं मानता हूँ कि हाँ, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो स्वभाव, मेरी कार्यशैली और मेरा जो कुछ जीवन का जो अर्थ का पक्ष है वो भी मैं प्रताप के लिए खर्च करने में मेरे को गौरव की अनुभूति होती है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया उनके लिए अपनी तरफ से कुछ समर्पित कर पाना एक भाव रहता है। इसलिए आपने जो कहा कि आप प्रताप भक्तों को लेकर के इस चैनल पर आप इस प्रताप जयंती पर निकले हैं, तो मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ कि ये विचार किसके मन में आता है, कहाँ आता है ये विचार, जो विचार आपके अंदर आया है जी। और मैं इस विचार का जो है स्वागत करता हूँ जी। और मैं मानता हूँ कि इस राष्ट्र के जितने भी युवा पीढ़ी के बच्चे हैं जो इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आज के हिसाब के इस एपिसोड को देखेंगे और इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि वाकई में ऐसे कार्य भी करने चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में एक बार फिर मेवाड़ के वीर योद्धा पर हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आगामी 9 जून को मेवाड़ में महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम होते हैं और इस कार्यक्रम पर इस बार हम मेवाड़ से एक ऐसे शख्स से फिर जुड़ने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नाम है आपका चंद्रशेखर जी शर्मा साहब, जो कि महाराणा प्रताप पर पहला शोध करने वाले छात्र रहे हैं। यही नहीं, उनके जीवन में महाराणा प्रताप का एक बहुत बड़ा जुड़ाव इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि वे महाराणा प्रताप के भक्त के तौर पर यहाँ जाने जाते हैं। और मेवाड़ में जब जब भी महाराणा प्रताप का जिक्र होता है तो चंद्रशेखर जी शर्मा का भी जिक्र किया जाता है। महाराणा प्रताप को लेकर वर्तमान में जो कुछ देश की राजनीति चल रही है उस पर भी आज बात होगी। महाराणा प्रताप के समय की जो राजनीति होती थी वो राजनीति क्या होती थी, किस तरह की रणनीति बनती थी और किस तरह की मर्यादा के लिए राजनीति की जाती थी, और आज की जो राजनीति है उसमें कितना कुछ बदलाव हो गया है, इस सवाल पर भी बात करेंगे। लेकिन एक अहम सवाल ये भी रहेगा कि महाराणा प्रताप से जुड़े हुए समस्त पर्यटन स्थलों का उद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए। उसको लेकर राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। वह बजट किस तरह से लगने वाला है, वो किस तरह से उपयोग में आ चुका है, इस पर भी एक तार्किक सवाल चंद्रशेखर जी शर्मा साहब का होगा। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके इन लगातार प्रयासों को धन्यवाद दूंगा जी कि प्रोफेशनल व्यूज़ की परवाह न करते हुए आप जो है मेवाड़ के गौरव के लिए, मेवाड़ की संस्कृति के लिए और उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि मेवाड़ की मर्यादा के लिए आपकी प्रतिबद्धताएं हैं जी। और इन प्रतिबद्धताओं का मैं इतिहासकार के नाते और एक दर्शक के नाते भी मैं वेलकम करना चाहूँगा जी। इसीलिए सर हमने मेवाड़ से बेहद लगाव रहता है तो हमने भी प्रोग्राम का नाम ही मेवाड़ की बात रख दिया। और ये 5 साल मेवाड़ का अगर ट्रांसलेशन किया जाए जी तो एक ही ट्रांसलेशन बनता है कि मर्यादाओं के प्रति प्रतिबद्धता। जी। मर्यादाओं के प्रति जितनी प्रतिबद्धता मध्यकालीन मेवाड़ में रही है वो मैं मानता हूँ कि किसी भी राष्ट्र के लिए प्रेरणीय है, वंदनीय है। देखो ऐसा है कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ जी कि श्रीनाथ जी की पावन नगरी में जन्म मिला, अध्ययन वहाँ हुआ और उसके बाद में इतिहास के फील्ड में आने पर शोध कार्य का जो काम पड़ा वो भी मैंने प्रताप को अपना विषय बनाया जी। इसलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करता हूँ कि और ऐसा मूलभूत काम हुआ जी। काम होने के बाद में मुझे आप जैसे ही जो पत्रकार बंधु हैं जी। उन्हीं से जब उन्होंने इसका डाटा निकाला तब पता चला कि इस देश की पहली पीएचडी है। इसके पहले प्रताप पर कोई शोध नहीं हुआ था। रिसर्च पेपर होते थे लेकिन इतना बड़ा उस पर की पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना ये कभी संभव नहीं हुआ, और वो भी ऐसे मानक बिंदु पर जो बड़ा कंट्रोवर्शियल था कि हल्दी घाटी के युद्ध में अभी तक के जितने रिकॉर्ड से जितनी बातें थी, जितने इतिहास लेखन था, वो ये मानता था कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जो थे वो
कमज़ोर हो गए थे और मुग़ल सेना जो थी वो पावरफुल रही थी, और मुग़ल सेना के पीछे मुड़ने के शिलालेख भी हल्दी घाटी पर लगा दिए गए थे। लेकिन मेरा जब ये काम हुआ और लगातार जब इसके 20-22 सालों तक लगातार मैं मानता हूँ कि मैं इसमें लगा रहा, और एक समाज की प्रेरी की तरह से कि जब प्रताप ने अपना इतना पूरा जीवन अपने कुछ एथिकल वैल्यू के लिए, मेवाड़ की मान मर्यादा के लिए दे दी है जी। तो मुझे तो उस महामना के सत्य को स्थापित करने के लिए कुछ समय अगर देना है तो मुझे देना चाहिए। और यहाँ से मैं मानता हूँ कि हाँ, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो स्वभाव, मेरी कार्यशैली और मेरा जो कुछ जीवन का जो अर्थ का पक्ष है वो भी मैं प्रताप के लिए खर्च करने में मेरे को गौरव की अनुभूति होती है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया उनके लिए अपनी तरफ से कुछ समर्पित कर पाना एक भाव रहता है। इसलिए आपने जो कहा कि आप प्रताप भक्तों को लेकर के इस चैनल पर आप इस प्रताप जयंती पर निकले हैं, तो मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ कि ये विचार किसके मन में आता है, कहाँ आता है ये विचार, जो विचार आपके अंदर आया है जी। और मैं इस विचार का जो है स्वागत करता हूँ जी। और मैं मानता हूँ कि इस राष्ट्र के जितने भी युवा पीढ़ी के बच्चे हैं जो इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आज के इस आपके इस एपिसोड को देखेंगे और इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि वाकई में ऐसे कार्य भी करने चाहिए। मैं कहीं इतिहास की कॉन्फ्रेंस में भी जाता हूँ तो मैं ही कहता हूँ कि भाई वैसा ही कि मैं सिर्फ प्रताप के अलावा दूसरे इतिहास पर नहीं बोलना चाहूँगा, प्रताप पर अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो, और प्रताप से जो रिलेटेड होते हैं वहाँ पर पहला निमंत्रण मेरे को ही आता है जी। क्योंकि वो मानते हैं कि पूर्णाहुति तभी होगी। ऐसा एक मैं मानता हूँ कि मेरे कार्य के कारण ऐसा व्यवहारिक जगत में ऐसा एक आभा मंडल बन चुका है कि वो मान करके चलते हैं कि कहीं न कहीं मुझे प्रताप को लेकर के मुझे एक ऑथेंटिक व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। ये मेरे लिए और भी गौरव की बात है कि प्रताप के उस जीत को, हल्दी घाटी की जीत को और मुग़ल सेना की हार को स्थापित करना। आप देखें कि पीएचडी में अगर कोई तथ्य गलत है और एविडेंशियल नहीं है तो पीएचडी की डिग्री भी रिजेक्ट हो जाती है जी। वो 3 विश्वविद्यालयों में जचने के लिए जाती है, वाइवा होता है। इतनी बड़ी रिस्क लेकर के मैंने सबसे बड़ी डिग्री को चुना और जब उस पर मुझे डिग्री प्राप्त हुई, और आज की तारीख में ये है कि आप देखें कि बच्चों के कोर्स में, पाठ्यक्रमों में और राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जयपुर में मेरी पुस्तक को एक रेफरेंस बुक के रूप में स्वीकार किया गया है जी। तो ये मैं मानता हूँ कि प्रताप की जो भक्ति मेरे अंदर विद्यमान थी और प्रताप की जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली से मैं प्रभावित था। जो एथिकल वैल्यूज़ थे और उन एथिकल वैल्यूज़ के लिए जो प्रताप ने संघर्ष किया, सिद्धांत बनाना, सिद्धांत मानना और फिर उन सिद्धांतों के लिए जीना मरना, ये आज कहाँ देखने को मिलता है। मेवाड़ के जब इतिहास की बात की जाती है और त्याग बलिदान की बात आती थी, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए कि बहुत से वीर हुए जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर दे दिया जी। उन ऐसी वीरता भी धन्य है। लेकिन प्रताप के संघर्ष की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जिसने न तो धरती दी, न धरा दी और न सर दिया। पहले ऐसे वीर हुए, बहादुर हुए जिन्होंने इस धरती को बचाने के लिए अपने सर दे दिए, लेकिन ये वीरता भी धन्य। लेकिन इससे बड़ी वीरता जो है कि प्रताप ने न तो धरा दी और न सर दिया दुश्मनों को। इसलिए हम प्रताप को, मैं मानता हूँ कि मध्यकालीन इतिहास में अगर कोई चमकता हुआ अगर सूर्य है जिससे कि सभी वर्गों को, देश विदेश सभी राष्ट्रों को, हर कौम को प्रेरणा मिल सकती है। बलिदान, बहुत से बलिदान हुए, उन बलिदानों को मैं नमन करता हूँ, लेकिन उन बलिदानों के साथ में प्रताप का जो एक लंबा बलिदान है, कुछ क्षण के लिए अपने सर को कटा देना और लेकिन एक लंबे समय तक 25 वर्षों तक लगातार अपने सर को मौत के साए में रखते हुए संघर्ष की भूमिका में निर्वाह करना और अपने परिवार को के सुख और उसकी चिंता किए बिना प्रजा के सुख की चिंता करना, प्रजा के स्वाभिमान की चिंता करना, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना, तो जो धरती भी नहीं देता है, धरा भी जिसने नहीं दी और जिसने सर भी नहीं दिया, वो प्रताप है। लोग कहते हैं कि अरे क्या महाराणा प्रताप बन रहे हो,
एक कॉमन मैन कोई अपने स्वाभिमान को जब ठेस लगती मेवाड़ की किसी व्यक्ति को, तो वो अपने उस स्वाभिमान के प्रति हमेशा ही लड़ाई के लिए, सम्मान के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। वो स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देता है। मेवाड़ में रहने वाले लोगों का ये तेजस्व, या यूँ कह सकते हैं कि ये स्वभाव आज भी हमको हर जगह देश के कोने कोने में देखने को मिल जाता है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए कि ये तो मेवाड़ की मिट्टी की विशेषता है जी, इस आबो हवा की विशेषता है। और मैं मानता हूँ कि हर जगह की जो ज्योग्राफी है, वहाँ के जो कुछ ऐसे प्राकृतिक गुण हैं वो कहीं ईथर में रहते हैं, और वहाँ पर जो संतति पैदा होती है वहाँ पर उसमें निश्चित रूप से उसको देखने को हमें मिलेगा। तो जीवन है जी, कहा है मानो ही महता धनम। जो मानी लोग हैं, जो धन दौलत वगैरह इन सब से ऊपर अगर किसी चीज़ को रखते हैं तो वो अपनी लज्जा को, अपनी इज्जत को रखते हैं जी। तो इसीलिए कहा है कि जो मानी लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनके लिए उनकी जो महत्ता है, उनका जो स्वाभिमान है, वही सबसे बड़ा धन है। अगर वो छिन जाता है तो उनको लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो प्रताप के पास भी यही था कि मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे ऊंची मनसबदारी मिल गई, अकबर के दरबार में सबसे ऊंचा पद मिल गया, अब सब कुछ मिल गया, मेरा परिवार सुख से रहेगा, सब कुछ रहेगा। यहाँ पर आमेर और वैसी हवेलियाँ बन जाती, सब कुछ जयपुर का जैसा विकास हुआ वैसा विकास हो जाता। लेकिन प्रताप को ये था कि उसके बदले में जो चीज़ मैं खोऊंगा उसके बिना तो जीना भी मुश्किल है। तो जहाँ पर एथिकल वैल्यूज़ को लेकर के इस तरह की दृढ़ धारणा अंदर हो, उसको मेवाड़ कहा जाता है, उसको प्रताप कहा जाता है। जी, महाराणा प्रताप के समय का राजनीतिक जीवन, राजनीति, यदि आज की राजनीति की तुलना में बात करें, आप वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को और महाराणा प्रताप की राजनीतिक किस तरह से उस माहौल को देखते हैं? देखिए कि ये हमारे अगर भारतीय शास्त्रों को देखा जाए, अगर चाणक्य को भी देखा जाए जी, तो हम देखते हैं कि इसके लिए साम दाम दंड भेद जी, 4 तरह की नीतियाँ हमें देखने को मिलती है। कूटनीति देखने को मिलती है, ये राजनीति के विभिन्न अंग हैं, ये हमें रेफरेंस में देखने को मिलते हैं। और इनके ऊपर भी जो है हम देखते हैं कि जो प्रताप का जो काल है, मध्यकाल, उसमें ये सारी चीज़ें जो थी, आज जो हम देख रहे हैं कि किसी को पद का लोभ देना, किसी को धन का लोभ देना, किसी को भय से डराना, ये सारी चीज़ें उस समय भी प्रचलित थी। और अकबर ने अपने दादाजी के द्वारा, बाबर के द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्थापित तो बाबर ने कर दिया था, लेकिन उसको सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए अकबर ने जिस तरह की नीतियाँ चली थी, वो साम दाम दंड भेद की नीतियाँ थी। और इस तरह से उसने लगभग पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया था, मेवाड़ को छोड़ करके। और यही नीतियाँ थी, किसी को समझाया, किसी को भय से, किसी को पद का प्रलोभन दे करके, और अंततोगत्वा किसी को नेस्तनाबूद करके उसने इन सभी गठबंधनों के साथ में अपने आप को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। जी, लेकिन यहाँ पर प्रताप का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि उनके सामने जब पद के लोभ भी आए, धन का प्रलोभन भी आया, मनसबदारी का प्रलोभन भी आया, और एक बार नहीं 4 बार जिस तरह से मुगल दरबार लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन उसके सामने भी हम देखें कि प्रताप सिद्धांतों की राजनीति करने वाले व्यक्ति थे, प्रताप सिद्धांतों की कूटनीति करने वाले व्यक्ति थे। और प्रताप के सामने राज्य या सत्ता महत्वपूर्ण नहीं थी, प्रताप के सामने महत्वपूर्ण था उनकी प्रजा और उसकी पूरी प्रजा का स्वाभिमान। जी, आप देखिए, ये बहुत बड़ा एक राजनीति का जो एक अंतर है वो आज हमें देखने को मिलता है। इसीलिए प्रताप का महत्व जो है वो इसलिए और अधिक बढ़ जाता है कि हमें जो है कि क्या प्रताप को आप देखें कि जिन्होंने उस समय की सौदेबाजी से लेकर के अपनी कूटनीति राजनीति की, आज उनका कहीं पर भी नाम नहीं लिया जाता, और अगर नाम लिया भी जाता है उनका नाम, तो उनको कुख्यात के रूप में या उनको हे दृष्टि से देखते हुए कंपैरिजन में उनका नाम लिया जाता है। जी, चाहे वो राजपूताना के अन्य शासक क्यों ना हो, जिन्होंने अकबर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। सरेंडर ही नहीं, वो अकबर के सेनानी बन करके
दूसरे अपने हिंदू राजाओं को दबाने के लिए चले जाते थे, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे दक्षिण में शिवाजी महाराज हो, उनको दबाने के लिए भी वो लोग यूज होते थे। तो ऐसे लोगों के बीच में भी प्रताप ने, आप देखें कि अपने सिद्धांतों के, अपने मॉरल वैल्यूज़, अपने एथिकल वैल्यूज़, अपने नैतिक मूल्यों को जिंदा रखते हुए अपनी राजनीति को बचा करके रखा और सारी कूटनीति का जवाब देते हुए अपने उस पवित्र अस्तित्व को बना करके रखा। ऐसी खूबसूरती मध्यकाल के अंदर और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए आप देखें कि अकबर के पूरे 12 साल अकबर का धन बल, अकबर का सैन्य बल, अकबर का सारा बल इस बात के पीछे लग गया था कि मेवाड़ को कैसे ही करके मुझे गुलाम बनाना है, प्रताप को दरबार में खड़ा करना है, प्रताप को खिलत पहनाना है, प्रताप के घोड़े चेतक के ऊपर मेरे को मुगलिया दाग लगाना है। लेकिन आप देखिए कि ये सपना सपना ही रहा और इस सपने को लेकर के अकबर चला गया और प्रताप ने अकबर के इस सपने को तोड़ते हुए अपने वो मूल्य स्थापित किए। तो आज राजनीति के अंदर हम देखें तो इतना पतन हो चुका है, आज इतना पतन हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर आपके व्यक्तिगत स्वार्थों को, आपकी व्यक्तिगत सुविधाओं को राष्ट्रभक्ति का नाम दे करके और उस राष्ट्रभक्ति के माध्यम से अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश लगातार मैं देख रहा हूँ कि की जाती रही है। आज के जनप्रतिनिधि है महाराणा प्रताप पर जो सवाल आते हैं, बयान आते हैं और फिर जो राजनीति होती है, ये ट्रेंड है या फिर एक फैशन बन गया है या फिर एक हाइप पाने के लिए भी कर लिए जाते हैं। ऑल ओवर आप इस सवाल पर क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो क्या है कि जो करता है वो ज़्यादा जानता है कि उसका इरादा क्या है। उसमें भी कहीं अल्पज्ञता हो सकती है, हो सकता है कि वो उस पक्ष को नहीं जाना और कह दिया उचित नहीं मानते आप। और दूसरा ये है कि एक सस्ती लोकप्रियता जी, जब तक आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ में जुड़ करके आप खड़े नहीं होंगे या उसके साथ में आप कोई बात नहीं करेंगे या उसकी कोई बात नहीं करेंगे तो आपको ये लगेगा कि मेरा भाषण बेकार हो गया। ये भारत देश है, इस भारत देश में आपको, ये ब्रिटेन या अमेरिका नहीं है, ये भारत देश है। यहाँ पर आपको अपने, ये आप देखें तब शुरू से लेकर के जब से डेमोक्रेसी बनी है तब से लेकर के आज तक आपको अगर राजनीति करनी है तो अपने भाषण में, अपनी बातों में तो कहीं न कहीं आदर्शवाद को, भारत के दर्शन को, भारत के संस्कृति को और भारत के ऐसे महापुरुषों के उदाहरण देने पड़ेंगे। जी, मन में आपको चाहे वो उनके सिद्धांत आपको रुचिकर नहीं लगते हों, लेकिन आपको उनका नाम लिए बिना आप भारत में राजनीति नहीं कर सकते। और इस चक्कर में क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ सामने आ जाती है तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं जो है एक उलझाव पैदा हो जाता है। तो प्रताप को लेकर के लगातार लंबे समय से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है जी, कि किस तरह से मतलब कि जो है कि आप जो भी शब्द बोलें, जैसे अपने पिता के लिए आप जो शब्द बोलते हैं उस तरह का एक नाप तोल जो है आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दिया ही दिया है, इस समाज से कुछ लिया नहीं था और वो आज इतना दे गए हैं कि आज भी हम जो है अपनी मूछें ऊंची करके घूमते हैं कि हम मेवाड़ के लोग हैं। जी, राज्य सरकारें बजट बनाती हैं, हर बार की तरह इस बार भी बजट घोषणा हुई, लेकिन क्या वह बजट पास होने के बाद में उचित जगह उपयोग में हुआ है या फिर हर बार की तरह वह बजट आया और गया हो गया है? इस सवाल पर बात करते हैं। इस बार भी जब बजट बन रहा था और महाराणा प्रताप के जो ऐतिहासिक स्थलों पर उसके लिए बात हो रही थी, हमारा एक इंटरव्यू भी आप पर उसी सब्जेक्ट को लेकर के किया गया था। उस दौरान ये घोषणा नहीं हुई थी और जब बजट आया तो उस बजट में महाराणा प्रताप के नाम से भी जो ऐतिहासिक स्थल है उस पर 100 करोड़ की बात कही गई थी। अब उस बजट का हुआ क्या? हमसे ज़्यादा तो आपको जानकारी रहती है कि 100 करोड़ जो प्रताप सर्किट के नाम से, स्पेशली मैं इसमें उसका नाम प्रताप सर्किट के नाम पर जी 100 करोड़ रुपए सरकार ने बजट प्रावधान किया और वो ऑफिशियली जो चिन्हित थे उन्हीं के लिए किया है। वो बजट वो आप देखिए प्रताप से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन निजी उसमें शामिल उसमें दूसरी जगह जो है जो प्रताप से रिलेटेड नहीं है वो उसके अंदर शामिल नहीं होगी।
दूसरा ये कि प्रताप के जो ऐतिहासिक स्थल हैं जी, उनको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। यहाँ दर्शकों को आप ये भी क्लियर और कर दीजिए कि क्या निजी भी इसमें शामिल है, जो पहले से व्यवस्थित है उसमें शामिल है, या फिर उनको उसमें शामिल नहीं किया गया है? ऐसा है कि जब ये प्रावधान किया उसमें, तो कुछ ये कि जो प्रताप से संबंधित संस्थाएं हैं जी, जो प्रताप को लेकर के काम कर रही है, एक थोड़ा सा एक बड़ा विज़न देने की कोशिश की है। जी। लेकिन मैं एक मेवाड़ की एक कहावत है, मैं इसे बोलना चाहूँगा आज, क्या कि हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं कि माँ तो है ही नहीं और मासी ने रोई रही है। जी, जिसके नाम के लिए पहले जो बजट दिया है, वो पहले उनके जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जहाँ पर वो ऐतिहासिक स्थल उनके लिए जो काम आए, मेवाड़ की इज्जत बचाने के काम आए, मेवाड़ की प्राण रक्षा करने के काम आए, मेवाड़ की प्रजा के स्वाभिमान को बनाने के लिए जो ऐतिहासिक स्थल काम आए, जो मिट्टी, जो पहाड़, जो झरने काम आए, क्या उनका विकास प्रायोरिटी पर सबसे पहले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पर्यटक स्थल बने, लेकिन वो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो। कृत्रिम पर्यटन स्थल तो कहीं पे भी बनाए जा सकते हैं। संस्थाएं तो अपने हिसाब से कहीं पे भी अपना कृत्रिम पर्यटन स्थल बना सकती है, लेकिन जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जहाँ पर प्रताप ने सांसें ली थी, जहाँ प्रताप के पग गिरे थे, जहाँ प्रताप के चरण धूली है, जहाँ पर शहीदों का रक्त मिला हुआ है, जहाँ पर शहीदों की वो उस समय अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए जो गर्म श्वासें निकली होगी, उन श्वासों से जो आज सुगंधित है, क्या उन स्थानों का सबसे पहले हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। और सबसे बड़ी बात ये कि पैसा कहीं आकाश से नहीं आता, ये जनता का पैसा है जी, और इस जनता के पैसे का जो उपयोग है, आप देखें कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ कि इन पर्यटक प्रताप के जो स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल, क्या उनमें 19 और 20 का ही फर्क आया है, जी। उससे तो ज़्यादा सर, अब जो बजट है, तो उस बजट पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो बजट सही जगह लगा है? क्या अभी आप देखें कि वो जो बजट है, वो ऐसा जो मुझे समाचारों से प्राप्त हुआ है कि राजस्थान धरोहर संरक्षण आयोग जो बना रखा है, उसको वो 100 करोड़ का जो बजट है वो आवंटित कर दिया गया है प्रताप से स्थलों का विकास करने के लिए। और अभी तक उसको लेकर के शायद ये लोकसभा चुनाव आ जाने की वजह से कोई पेंडिंग में है, वो कहीं क्रियान्विति उसकी जो है वो भी नहीं हो पाई है। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा होता कि धरोहर तो सभी तरह की है जी, उसमें प्रताप की भी है, कुंभा की भी है, सांगा की भी है, पद्मिनी की भी है, पृथ्वीराज चौहान की भी है, पन्नादाई की भी है, बहुत हमारे, क्योंकि हमारी वीर भूमि रही है क्या। और राजस्थान में अगर आप चले जाएं तो शेखावटी के अलग हीरो मिलेंगे आपको, अलग मिलेंगे, भरतपुर वगैरह इधर के अलग हीरो मिलेंगे। तो वो सबके लिए ठीक है, वो धरोहर है, उसका एक अलग रूप से उसको देखा जाना चाहिए। लेकिन जो प्रताप के लिए जो है, उसके लिए अगर ज़्यादा अच्छा होता कि एक अलग से, मतलब कि सिर्फ उसी के लिए उस संस्था को या ऐसी जो गवर्नमेंट बॉडी है उसको, या प्रताप के नाम पर जो है कार्य करने वाले लोगों को जोड़ करके ऐसा कोई कमेटी बनाई जाती है और उसके माध्यम से उस विजन के साथ में अगर पैसा खर्च होता, तो आप देखते हैं कि धरोहर संरक्षण के द्वारा किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, इंतजार कर रहे हैं। रॉयल्टी आती है, तो वो जो रॉयल्टी का पैसा है, वो जो प्रकाशक दिल्ली से, जयपुर से मुझे देने के लिए आता है कभी, तो मैं कहता हूँ भाई आप आ जाओ, कैसे इसका उपयोग जो है समाज हित में हो जाता है। हाँ, क्योंकि जो वो गरीब बच्चे हैं, हाँ, वो उनके लिए होना चाहिए। जी, क्या मेरे ठाकुर जी की वैसे कृपा है, और उस पैसे का उपयोग जो है, जो प्रताप की किताब मेरी किसी ने खरीदी, उसका उस प्रकाशक को पैसा मिला, हाँ, और उसमें जो मेरा हिस्सा बना, जितनी भी रॉयल्टी बनती है नियमानुसार, वो जो पैसा होता है, वो पैसा मैं कोशिश करता हूँ कि वो निश्चित रूप से उस वर्ग के काम आए। जी, क्या कि जहाँ पर प्रताप का जो चिंतन था कि जिन गाड़ूले लुहारों ने उस समय संकल्प लिया था, जिनके पूर्वजों ने, कि हम जो है प्रताप को शस्त्र बना करके देंगे, तलवारें बना करके देंगे, हंसियाँ बना करके देंगे, लोहे की बट्टियाँ गलाई थी उन्होंने, उनके पूर्वजों ने, चाहे आज वो करते या नहीं करते हैं, लेकिन उनके पूर्वजों ने जो किया था, आज उनका सम्मान मैं करने के लिए ज़रूर जाता हूँ।
कि उनके पूर्वजों ने ऐसा काम किया था और एक संकल्प लिया था कि जब तक जो है चित्तौड़ के शासक प्रताप नहीं बनेंगे तब तक हम ऐसे ही सड़कों पे गाड़ियों के अंदर अपना जीवन जिएंगे। जी, तो ये भी देखिए एक महाराणा प्रताप को लेकर सामाजिक सरोकार का उदाहरण देखने को मिल रहा है। लेकिन महाराणा प्रताप के भक्तों की बात आती है तो चंद्रशेखर जी सर जैसे ऐसे अनूठे भक्त हैं जो आज भी अपने सिद्धांतों के साथ जीवन को जीते हैं और इन्हें कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। जब उदयपुर आप आएंगे तो चंद्रशेखर शर्मा नाम लेना भी काफ़ी है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा होना इनका एक अहम उदाहरण मिल जाता है और महाराणा प्रताप के भक्त के नाम से या आप यहाँ किसी को भी बोलेंगे तो इनका ठिकाना ज़रूर मिल जाएगा कि यद्यपि है न प्रताप जग में तदपि प्रताप प्रताप, आर्यन को उत्साह प्रत यवनन को संताप। जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके लिए प्रताप का जो नाम है वो ऊर्जा देता है। आर्य लोग जो हैं श्रेष्ठ लोग हैं उनको ऊर्जा प्रदान करता है प्रताप का नाम। और जो म्लेच्छ प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके अंदर मलिनता है, कपट है, छल है, उनको बड़ी निराशा देता है प्रताप का नाम। जी, तो इसी तरह से चंद्रशेखर जी सर से बात होती रहेगी। लेकिन आज इस अनूठे भक्त से यानी कि महाराणा प्रताप के अनूठे भक्त से मिलकर आपको कैसा लगा, प्रतिक्रिया चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। संघर्ष की कहानी तो राष्ट्र न्यूज़ की भी है, इसी तरह से चलती रहेगी और आप तक कंटेंट पहुंचते रहेंगे। तमाम बातों के बीच आपसे मुलाकात होती है, यही हमारा भी उद्देश्य है। एक नए कंटेंट के साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।